नमस्कार। इलेक्शन कैफे के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे चुनावी चंदे पर जो घमासान मचा हुआ है। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरी रोक लगा दी है। उनका कहना है कि ये चुनावी पारदर्शिता के अगेंस्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग, और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उन्होंने आदेश दिया है कि 13 मार्च तक एसबीआई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करेगा और इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पे सारे डिटेल्स देने होंगे। उसके बाद से इस मुद्दे को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। विपक्ष का कहना है कि एक भ्रष्टाचार का मामला था, एक बड़ा स्कैम था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है, ये स्वागत योग्य कदम है। वहीं सरकारी खासकर बीजेपी का कहना ये है कि हम ये कानून ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर आए हुए थे, और जो चुनाव में जो बड़े दानदाता हैं, खासकर जो अपना नाम नहीं लाना चाहते हैं सामने, जिनको ये डर होता है कि हम बाद में अगर सरकार बदलती है और हमारा नाम रिवील होता है तो हमें कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं पर कपिल सिब्बल जो इस मुकदमे के वकील थे, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम था और 2024 लोकसभा के चुनाव में विपक्ष को इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। तो इस मुद्दे पर बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ सुमित अवस्थी सर हैं, बाबा हैं, और चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं सुमित सर से। सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस में इस मुद्दे का क्या रोल होगा, और इस आदेश पर के बाद जिस तरह की जो राजनीति हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति तो होगी ही, क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कट डाउन कर दिया है। और सरकार जिस चीज़ के लिए इस फैसले को लेकर आई थी वो इंटेंट बहुत ठीक था कि चुनावी सिस्टम को दुरुस्त होना चाहिए, चुनावी सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि चुनावी जो खर्चे होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, उस जनता को पता रहे कहाँ से कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। हम सब जानते हैं, हम सब चुनाव कवर करते हैं, बाबा और मैं तो कई चुनाव एक साथ कवर किए हैं। एक एमपी का चुनाव लड़ने में आज की तारीख में मैं रफली बता रहा हूँ, बड़ी पार्टी के एक प्रत्याशी को, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर है उसकी, अगर रीच अगर 15 से 20 लाख आबादी की है, वोटर की है, तो कुछ नहीं तो उसके कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक प्रत्याशी के। जबकि लीगली अगर आप करने जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से 70 लाख या 1 करोड़ के आसपास की लिमिट है जिसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ये तो वो खर्चा है जो 15 दिन की चुनाव प्रचार के दौरान जब आप खर्च करते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी लड़ता होता है वो आज से नहीं, पिछले 3 महीने 6 महीने पहले से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्चा पानी करना शुरू कर देता है, जिसका विवरण अकाउंट इलेक्शन कमीशन को आपको फाइल नहीं होता। तो मैं बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा काम है चुनाव लड़ना, और उसके बावजूद भी लोग चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आता है? राजनीतिक पार्टियाँ कोई बिजनेस तो करती नहीं है, राजनीतिक पार्टियाँ कोई आईपीओ तो निकालती नहीं है, राजनीतिक पार्टियाँ स्टॉक मार्केट में नहीं है, राजनीतिक पार्टियाँ बैटिंग नहीं करती हैं, तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एकमात्र तरीका है चंदा, जिसमें वो चंदा लेती हैं लोगों से तरह तरह से। तो जो चंदा मैं अगर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर पे गणपति बिठाऊँ अपने मोहल्ले में और मुझे चंदा लेना हो, तो मैं पर्ची काट के देता हूँ कि 11 रुपये आए, 21 रुपये आए, 51 रुपये आए, जब तक कि मेरे घर के अंदर नहीं रखे, मेरे मोहल्ले में रखें, तब की बात कर रहा हूँ। तो जब पर्ची काट के मिलती है तो पर्ची राजनीतिक पार्टियाँ क्यों नहीं काट के दे सकती हैं? उसी सिस्टम को दुरुस्त करने का मोड में बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कहा गया कि जो भी चंदा आएगा वो लीगलाइज तरीके से आए, वाइट में आए, ब्लैक में ना आए, बैंकों के जरिए आए, इसीलिए बॉन्ड्स लाए गए थे। पर उसमें एक सबसे बड़ा जो पेच था, जो हमको उस वक्त समझ में नहीं आया जब ये बिल को 2017 में अरुण जेटली साहब लेकर आया, 18 से जब इम्प्लीमेंट हुआ, कि इसमें नाम छुपाए जा रहे थे कि कौन चंदा दे रहा है, किसको चंदा दे रहा है। ये मैं बताऊंगा नहीं। अगर मैं सुमित अवस्थी हूँ और पूर्णेंदु की एक पार्टी है, मैं पूर्णेंदु को 10 लाख रुपए चंदा देता हूँ, तो ये मुझे अधिकार दिया गया था कि आपका नाम पब्लिक में नहीं आएगा। न पूर्णेंदु को पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, मुझे पता है कि मैंने इनको दिया, पर अगर मेरे विरोधी जानना चाहें कि मैं किसको पैसा दे रहा हूँ तो ये पता नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते। आप एक पत्रकार हैं, अगर आप आरटीआई लगाना चाहें तो आप आरटीआई नहीं लगा सकते, क्योंकि उस कानून में ये नियम था कि आपका नाम छुपा के रखा जा सकता है। तो 2 कानून टकरा रहे थे आपस में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कह रहा है कि आपका अधिकार है कि आप कुछ भी जान लीजिए, और ये कानून कह रहा है कि हम आपको अधिकार देते कि आपका नाम नहीं बताएंगे। तो 2 कानून का टकराव था, वहीं लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। इसी चीज़ का फायदा राजनीतिक पार्टियों ने उठाया, और हम देखते हैं जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इसमें गलत आंकड़े हैं एडीआर के। बीजेपी के पास 57-58%, अगर 100 रुपये आए सिस्टम के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो 57-58 रुपये सिर्फ बीजेपी के पास आए। कांग्रेस के पास 10 रुपये आए, और बाकी बचे जो 30 रुपये थे वो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी में बढ़ गए, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, इनमें बढ़ गए।
तो सोचिए अब आप, एक पार्टी को 60% पैसा मिल जा रहा है और एक बाकी पार्टियां बाकी 40 में समेट जा रही हैं। तो जो सत्ता में रहता है, जाहिर तौर पर सब पार्टियां उसके सब जो चंदा देने वाले हैं, जो दान करता है, उन्हीं के साथ जुड़ना चाहेंगे कि भाई अगर मेरी सत्ता है तो मैं इनको चंदा दूं, कल ये मेरे काम करेंगे, मेरे हिसाब से नीतियां बनाएंगे, मेरे हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। यही चीज़ जो थी सुप्रीम कोर्ट को खटकी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद पूरे फैसले को कट डाउन कर दिया। मेरे हिसाब से राजनीति में शुचिता लाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए बहुत ही माइलस्टोन है, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक कदम है ये। हमको बहस इस चर्चा में ये भी करनी चाहिए पहले कमेंट के बाद कि हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम कैसे साफ सुथरा हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सुमित ने बड़े विस्तार से समझाया, क्योंकि सुमित ने इस पर प्रोग्राम भी किया है, तो सुमित को पूरा अध्ययन भी है। लेकिन जो बात विपक्ष ने उठाया, बात तो सही है ना कि भाई यदि 100 रुपये में से 90 रुपया पैसा आप ही को मिल रहा है और 10 में से पूरी बाकी पार्टियां हैं और मेन अपोजिशन के पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? कैसे, मतलब आप मुकाबला तो होना चाहिए ना कम से कम। तो मुकाबले के लिए सबसे पहले जो है, आपको मालूम है चुनाव में धन लगता है, धन का सोर्स ही आप खत्म कर दे रहे हैं। और सबको मालूम है कि आप नाम नहीं बताएंगे। उस वक्त भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी कि भाई ये प्रावधान हटा दीजिए, कम से कम आरटीआई वाला तो रहने दीजिए। आप भले पब्लिक को मत डिस्क्लोज करिए, लेकिन आरटीआई कोई लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि ये तो सूचना के अधिकार के खिलाफ है, आप नाम क्यों नहीं बताएंगे? अब जो है, अब हालात तो यहाँ आ गए कि चुनाव के पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते सील कर दिए जा रहे हैं, फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, और एक तरफा जो है पैसे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा यदि कोई पब्लिक फंडिंग के लिए जाता है, उसको भी पैसे नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि राजनीति ऐसी हो गई है एक तरफा इस देश में, चाहे ये अच्छी है बुरी है, जो भी इस पर अलग से डिबेट है, उस माहौल में इस ढंग के जो कानून के बाद एक तरफा पैसा गया एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, और अब इस कानून को जिस ढंग से स्ट्राइक डाउन किया है, क्या इसके बदले कोई और चीज़ सरकार ला सकती है? क्या सबको मालूम चलेगा किस घराने ने कितना पैसा दिया? और ये जब यदि बात बाहर आ जाएगी तो इसके बहुत दूरगामी इफेक्ट जो है आपको भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा। सर जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे, अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो समस्त भारत में कहीं पे भी आप, चाहे साउदर्न स्टेट्स हो या नॉर्दर्न हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, कहीं पे भी, वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में तो एक एमएलए जो है और एमपी जो है 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ खर्च करते हैं। एक सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए तक तो 50 तक। मैं तो कवर किया हूँ कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर जगह चले जाइए पहले। और ये लोग जो है, और कंपैरेटिव टू नॉर्थ कम है, लेकिन वहाँ भी खर्च है। और एक इलेक्शंस के तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इलेक्शंस में। जो है आज के डेट में अगर कोई एक बंदा लड़ना चाहता है इलेक्शन, तो पहले सोशल मीडिया, सर्वे, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग से खर्च करता है। वो सर्वे करवाता है 2 साल पहले, 3 साल पहले, बूथ लेवल पे सर्वे करवाता है। आपको पता ही कितना खर्चा आएगा उसका। फिर जो है पोलिंग एजेंट्स को आपको पैसा देना होता है, हर जगह का रेट अलग अलग है पोलिंग एजेंट का। कार्यकर्ताओं को, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, जो लोकल बॉडीज़ के हैं, जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप एक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव लड़ने में मैं खुद कई इलेक्शंस में देखा हूँ, कई जगहों पे मेरे संज्ञान में आया है ये चीज़, कि ये लोग जो है जब जाते हैं इलेक्शन लड़ने, तो उससे पहले लोकल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका खरीद फरोख होता है। जो लोकल लेवल पे जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, मेयर हैं, उन लोगों का बोली लगता है कई जगहों पे कि भाई ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा। वो सब चीज़ें अब देखने को मिल रहा है हम लोगों को। जब हम लोग इलेक्शन देखते हैं तो अचानक जो है एक एमएलए जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव रहा है, वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो, और लोकसभा का, ये बड़ा ही, क्योंकि जैसे जैसे व्यापकता बढ़ी है, विजिबिलिटी। लेकिन अजीत सर, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि चुनाव सुधार कैसे हो, इलेक्शन का कोई क्या फंड देखिए, हम लोग आज से 20 साल पहले एक एजेंसी के द्वारा
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह सबके साथ हम लोग बातचीत किए थे डेमोक्रेसी के इस पे कि कैसे उसको फंडिंग कैसे हो क्या हो, लेकिन फिर तो वो बहुत ज़्यादा आया नहीं चर्चा में। लेकिन हम लोग शुरू में ही, जब हम लोग आज से 20-22 साल पहले की बात है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनसे और इन लोगों से बातचीत किया था, तो उसमें जो बहुत रैशनल्स थे वो बहुत सारे सुझाव दिए थे। इस पर एक व्यापक जो है खुद अध्ययन गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए जिसमें कि सारे जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं वो लोग शामिल हों और वो लोग इसको सजेस्ट करें और वो एक रिसर्च हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है, लेकिन ये जो अभी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और ये पहले ही होना चाहिए था। ये 2018 में जो है, शायद मेरी जानकारी में 2018 में ये लागू हुआ था और उसके बाद से अभी लगातार चल रहा है। तो ये भी लोगों के संज्ञान में आना चाहिए कि कौन लोगों ने बॉन्ड दिया है, किन किन लोगों ने दिया है, क्योंकि इसका जो डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जो 60% के आसपास हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, वो सत्ता में है, और दूसरी तरफ जो सत्ता में नहीं है पार्टी, उसको 10 या 12% के आसपास मिल रहा है। तो इसमें बहुत डिस्पैरिटी। अगर आप माइक दीजिए मुझे, ऑडियो की कमी। एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, ये डिस्पैरिटी वाली आप जो बात कह रहे हैं ना अजीत जी, जो बंगाल में चुनाव कब हुए? 2021 में। तो 2021 के अगर आप एडीआर का वो देखेंगे कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, तो 2021 में जब बंगाल में चुनाव होने थे जिस साल, उस साल नंबर 3 पे जो पैसा पाई है पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, वो टीएमसी है। क्योंकि बंगाल में चुनाव होने थे, तो जिनका इंटरेस्ट था बंगाल के चुनावों में, तो वो बहुत से उद्योगपति, बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेस थे, बंगाल की मुख्यमंत्री को, टीएमसी को पैसा देकर उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो आदमी सत्ता में आ रहा होता है, मुख्यमंत्री बन रहा होता है, उसको जाहिर तौर पर ज़्यादा चंदा मिलता है। और एक खबर अभी जो बात हो रही थी कि क्या सरकार जो है कोई ऑर्डिनेंस लाएगी, हो रही थी ना, ये काफ़ी ये बात चर्चा थी कि ऑर्डिनेंस ला करके इस कानून को नहीं लेके आई है। सरकार जो है वो कह रही है कि वो ऑर्डिनेंस लाने पर विचार नहीं कर रही है अभी तक। इसका मतलब जो है ये जो स्क्रैप किया गया है बॉन्ड जो है वो रहेगा। सरकार, ऐसी चर्चा चल रही थी। एक और चीज़ है बाबा, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है, 13 मार्च तक की डेट दी है एसबीआई को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि जितनों ने बॉन्ड लिए हैं 18 से लेके अब तक के और किसको दिए हैं, उन सब के नाम भी पब्लिश करिए। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट एसबीआई देगा ईसीआई को, और ईसीआई को ये दायित्व दिया गया 13 मार्च तक सबके नाम पब्लिक डोमेन में आए। तो अगर बीजेपी के पास 600-650 करोड़ रुपए आया है इन 5-6 सालों में, अगर मेरा अमाउंट ठीक बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज स्टैंड मी करेक्टेड, 6,500 करोड़ जो भी अमाउंट है, तो और कांग्रेस के पास अगर एक जो भी आया है वो किसके यहाँ से आया, कितना आया, अगर ये पब्लिक डोमेन में आ गया, सोचिए। तो चुनाव का वक्त है, 13 मार्च की डेट है, अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो क्या ये चुनाव पर असर नहीं डालेगा? बिल्कुल। इसका मतलब आपका कहना है कि वो स्टेज नहीं आएगी? पता नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो नाम डिक्लेयर करने वाली बात है ना, इस पर जरूर सरकार रिव्यू पिटीशन में जाएगी और ऑर्डिनेंस में आना है उस पर कि हम नाम डिक्लेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग चंदा दिया है इसी भरोसे में दिया था कि नाम पब्लिक नहीं होगा। और रिव्यू पिटीशन में जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि जो खबरें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव होगा कैसे? मतलब एक तरफा, मतलब क्या आज के दिन किसी पार्टी की हिम्मत है क्या कि बीजेपी के उस बड़ी थैली, कितना बोला आपने? बीजेपी को 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। क्या किसी पार्टी के पास हिम्मत है कि 6,500 करोड़ का मुकाबला कर ले? ये तो एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव होगा। जितना पैसा आपने बोला आपके अनुभव से इतना खर्च होने लगा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के डेट में बगैर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2-3 चीज़ें पॉलिटिकल पार्टियां और लोग, ये सर्वे का काम तो इंटरनल करते ही हैं और एक एजेंसियों से नहीं कराते हैं, 2-3 एजेंसियों से कराते हैं। प्लस वो लोग एक नया चलन हो गया है 2013-14 के बाद, मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई प्राइवेट एजेंसी हायर करता है कि मेरा सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों को करो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है। प्लस जो है, आप अगर जनरल लेवल पे भी, अगर नॉर्मल चुनाव का प्रक्रिया जो है उसमें हम बूथ एजेंट को जो है, जो पोलिंग एजेंट होता है, उसको हम 1,000 रुपया देते हैं। आज की डेट में उसका रेट 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया हो गया है। इवन लोग जो है ग्राउंड लेवल पे पोलिंग एजेंट्स को खरीदते हैं
एक दूसरे का। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो तो अंदर ही खरीद लेगा। आप टीएमसी की बात कर रहे थे, जब 2011 में हम लोग गए थे इलेक्शन कवर करने के लिए, उस समय में होता क्या था कि टीएमसी का पोलिंग एजेंट था और उस समय आतंक बड़ा था उस सीपीएम का। तो अंदर में पोलिंग एजेंट को जो है चाहे अगर पैसे से टूट जाए तो पैसे से, नहीं तो हथियार से कट्टा वगैरह रखते थे और उससे उन लोगों को अंदर किया जाता था, नहीं तो मारपीट करके भगा देते थे। अब वही चीज़ टीएमसी के भी लोग करते हैं दूसरी पार्टी, सेम चीज़। तो ये जब बूथ लेवल पे अगर आप बोल रहे हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, और अंदर में पोलिंग एजेंट बाहर सब मतदाता खड़े हैं, अंदर में ही सेटिंग हो जाता है पैसा के हिसाब किताब से, तो फिर उसमें क्या फेयर और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसका कोई हल है क्या? क्या एक नेशनल एक कोर्स बनाया जाए जिसमें से पैसा निकाल के दे? बाकी आप जितने अमीर हैं गरीब हैं आप तो वो खर्च करेंगे ही, लेकिन जो अब अभी होता है ना, पार्टियां पैसा देती है। अब पार्टियां कहाँ से पैसा देगी? आपके पास है नहीं। अब बोलिए वामपंथियों के पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से देगी? कांग्रेस का भी नहीं है। आपने जो बात कही ना, वो आप बड़ी पिक्चर आपने खींच दी बाबा। और वही एक तरीका है स्टेट फंडिंग कि चुनाव जो हो वो सरकारी पैसे से हो। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर हम यहाँ बैठे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होना है, तो ये तय कर देगा चुनाव आयोग 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये 100 करोड़ रुपए जितने प्रत्याशी खड़े होंगे उनके बीच बराबर बराबर बटेगा। राष्ट्रीय पार्टियों का एक लेवल होगा, स्टेट पार्टी का एक लेवल होगा, इंडिपेंडेंट का एक लेवल होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट का मान लीजिए रखा गया 1 करोड़ रुपए, तो अगर 10 इंडिपेंडेंट खड़े हैं तो सबको 1-1 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से मिल रहा है, और उसको 1 करोड़ के खर्चे का हिसाब देना है कि भाई आपने 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ पेट्रोल इतना लगा, गाड़ी इतनी लगी, ये कैंपेन कराया, वो सर्वे कराया, आपको उसका ऑडिट होगा। ऑडिट में गलत पाए गए तो जेल है। मैं ये आगे की बात कर रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल जा रहा हूँ। ऑडिट में 1 रुपये भी गलत पाया गया तो आपको जेल है। तो आपको अपना आंकड़ा, ताकि साफ सुथरा आंकड़ा रखना पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टियों के साथ भी अगर आपका ऑडिट में गलत पाया गया खर्चा, तो आपकी खत्म, आपकी हाँ। तो ये इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एक तो ये तरीका है जो मुझे लगता है कि स्टेट फंडिंग के जरिए भी चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं, 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, बहुत मोटा पैसा लगेगा। हाँ, अलग अलग डायनेमिक्स हैं। कहीं पे 40 सीटें हैं, कहीं पे 80 सीटें हैं, कहीं पे 7 ही सीटें हैं, कहीं पे 1 ही सीट है। एक और सुझाव है मेरा। एक तो स्टेट फंडिंग जिस पे हमको इत्मीनान से बहस करनी चाहिए, लॉ कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को रास्ता निकालने के लिए। और दूसरा ये कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिले वो वाइट में ही मिले, वो पर्ची पे ही मिले, चाहे वो 1 रुपये मिले चाहे 1 अरब रुपए मिले। जैसे मैं पेटीएम करता हूँ, चाय पीने के लिए भी 10 रुपये पेटीएम कर देता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ 10 रुपये देने में। तो राजनीतिक पार्टियां पैसा लेने देने में क्यों नहीं डिजिटल इस्तेमाल करती है? डिजिटल होना चाहिए सब कुछ डिजिटल है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए? और मेरा ये सुझाव है कि जैसा कहा कि आप सोचिए एक ऐसा सिनेरियो हो कि एक कंस्टिट्यूंसी, हर कंस्टिट्यूंसी में 20 जगह फिक्स कर देते हैं, ये 20 मैदान है, यहीं पे सभा होगी। और ये भी, और आप सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा, टेंट हो, माइक हो, ये आप आइए भाषण दीजिए, हम आप टाइम भी वही अलॉट करेगा। करिए, इस ढंग से करिए, क्यों नहीं कर सकते? आप दूरदर्शन पे टाइम अलॉट करते हैं ना, वैसे ही जो आप नेशनल पार्टी का भी करते हैं, रीजनल पार्टी का भी करते हैं। उसी तरह हर कंस्टिट्यूंसी में 10 जगह 20 जगह निर्धारित कर दीजिए और बोलिए आपको ये टाइम है, आप इस टाइम आइए, अपना नेता प्रचार कीजिए, जाइए। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बाबा इसमें एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे एक आप याद आ रहा है मुझे कि कविता लड़ रही थी तो उनके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रत्याशी थे, सब कविता थी और नहीं, हाँ, कविता के अगेंस्ट में तेलंगाना की बात हाँ, कर रहे हैं ना, अपनी कविता तो केसीआर की बेटी खड़ी थी। तो ऐसे केसेस में जहाँ 100 दो बैलेट पेपर प्रिंट किए गए, जहाँ पे 100 प्रत्याशी होंगे, उनमें इस तरह से व्यवस्था करना बड़ा ही एक मुश्किल होगा प्रैक्टिकली। तो प्रत्याशी भी कम होंगे ना फिर। लेकिन नहीं, प्रत्याशी आप अगर कोई लड़ना चाहता तो उसको आप संवैधानिक तौर पे कैसे रोक सकते हो? बढ़ाएंगे ना, नॉमिनेशन की जो फीस होती है वो बढ़ेगी ना। तो एक तरह से आप मतलब अगर आप कोई गरीब आदमी है, फिर उसके लड़ने के अधिकार को आप कहीं ना कहीं आप वंचित करोगे। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक घटना बता दीजिए कि कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ने आया हो और वो गरीबी की वजह से न लड़ पाया। चुनाव तो लड़ते हैं, ठीक है, वो जीतते नहीं है, उनका जीतने का रेशियो कम है, लड़ने वालों का तो है ही, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दूसरी नेशनल पार्टी फंड करती है,
हाँ, खड़ा करती है, खड़ा करती है। वोट कटवा, वोट कटवा। पीस पार्टी जो है वो क्या थी? पीस पार्टी क्या थी? पीस चुनाव के बाद पीस पीस हो गई फिर। और पीस पार्टी का लगातार जो है वो उसको फंडिंग किया जाता रहा एक नेशनल पार्टी के द्वारा, और वोट काटा जाता था, कटिंग किया जाता। ऐसा हर जगह पे, ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन अगर इतना बड़ा डिस्पैरिटी है तो इसमें तो अब बहुत कुछ होता है ना। एक तो पहले मैंने एग्जांपल बताया, वो पोलिंग एजेंट को पैसे, एक व्यक्ति को उसको देने लायक नहीं है कि वो अपने पोलिंग एजेंट को पैसे दे सके। अगर 10,000 रेट हो गया, अगर कहीं पे कि एक पोलिंग एजेंट का होगा, सेट हो गया एक असेंबली में या एक लोकसभा में। अजीत सर, सबसे बड़ी बात है इस देश में तो पहले इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए, उसके थोड़ा दांत दीजिए, वो तो दिखाने के दांत हैं। खाली वो नोटिस भेज सकता है, हर चीज में नोटिस भेज जब हम सकता है। लोग बिहार का इलेक्शन देखे थे एक बार, बाबा याद होगा आपको शायद, टीएन सेशन वाला। उस समय में ऐसा लगा था कि कुछ प्रकाश आया है चुनाव में कुछ चेंजेस होगा, लेकिन उसके बाद उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है सारी चीजें जो अभी 10 साल पहले भी था। हाँ। क्या नाम था उनका, एक और इलेक्शन कमीशन में थे, मैंने एक रिपोर्ट कर दी थी। ऑब्जर्वर जो थे, ना 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 नहीं, वो मैंने एक रिपोर्ट कर दी थी कि पूर्णिया में हथियार के साथ मैंने एक कर दिया था, और गलती से कानन दादा ही था मेरा कैमरामैन, और सुबह 9 बजे का बात है, और हमने बोला था कि हथियार बदमाश था। एक लड़के को मैंने बोला वो ढक लो, बोला नहीं ढकेंगे, बोले मार देगा पुलिस, बोला मार देगा तो मार देगा। और केला का बगान था वहाँ पे, कानन वॉज शूटिंग, इसी ने शूट किया था। उस रिपोर्ट के बाद वो साहब जो है वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया, और मुझे बार बार फोन करते, बताओ कहाँ, बोले क्या बात करते हैं आप, ढूंढ लीजिए। के एन राव इलेक्शन ऑब्जर्वर थे, बिहार में गए थे, मुझे भी मिले। लेकिन एक मतलब ये चर्चा ऐसी है ना, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हुई, कैसा लगता है संभव है स्थिति? आपने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी सबसे विचार विमर्श कर रही है, सबकी राय मांग रही है, राष्ट्रपति कोविंद साहब की अगुवाई में जो बनी हुई है। एक चर्चा शुरू हुई ना देश में, एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, भले ही एक सोची हुई राय है कि हमको इसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, पर रास्ता निकाला जा रहा है ना। तो अगर ये निष्कर्ष हम तय कर लें कि हमको चुनावों को साफ सुथरा करना है, तो क्यों नहीं निकल सकता है? अगर हम ईसीआई को, होम मिनिस्ट्री को, या किसी भी एजेंसी को पावरफुल कर दें कि आपको एक रास्ता निकालना है, आपके पास 3 साल का टाइम है, 24 का चुनाव होने दीजिए, लेकिन 29 का चुनाव जो होगा वो साफ सुथरा होगा। तो आपके पास 3 साल का वक्त दिया, मंथन करिए, देश भर में घूमिए, दुनिया भर के मॉडल देखिए आप, और फिर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचकर 27 तक 28 तक एक खाका तैयार कर लीजिए, ताकि अगले 2 साल में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। बजाय इसके कि आप पैसा भी ले लें, नाम भी ना बताएं, हम जानना चाहें कि आप उसका क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, आप उसके चंदा लेके, तो वो हमको नहीं पता लग रहा है, तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए ना। अच्छा बाबा, जो मनी पावर का जो मिसयूज़ है इलेक्शन में, मैं अभी लास्ट ईयर एक प्रोग्राम में था, दिल्ली में एक सेमिनार था, हेल्थ इश्यूज़ को लेके था, लेकिन वहाँ पर एक आंध्र कैडर की एक रिटायर्ड आईएएस थी, वो बता रही थी कि वहाँ जिस तरह से चुनाव में पैसे बढ़ता है पर वोट के लिए 3 से 4 हज़ार, तो उनका कहना था कि अगर एक फैमिली में एक 7-8 लोग हैं तो उनके लिए एक चुनाव के टाइम एक बड़ी इनकम होती 30-40-50 हज़ार रुपये। तो ये एक जो बड़े पैमाने पे वोट की खरीद है, आप लोगों ने इतना लंबा चुनाव कवर किया है, अभी भी बहुत सारे इलाकों में, ट्राइबल बेल्ट्स में या बहुत जगहों पर शराब बंटने का या पैसे बांटने का, साड़ी बांटने का, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कैश सीजिंग बहुत बढ़ाई है, लेकिन वो मुझे लगता है अभी भी वो प्रक्रिया नाकाफ़ी है, वो उस ढंग से कंट्रोल नहीं हो रहा। और यहाँ तक आरोप लगाती विपक्षी पार्टियां कि भाई हमारा तो वो ये सीज करते हैं, लेकिन जो सरकार के फेवर में है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। मैं इस पर किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक बार हुआ कि गोवा में इलेक्शन के समय मैं वहाँ गया था, वहाँ पर तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, और उसके बाद मुझे मालूम चला कि गोवा में ये सरकार इतना पलटती क्यों, भाग क्यों जाते हैं। छोटा सा स्टेट है, और उस वक्त हर वोटर को उस वक्त 1000 रुपया ही रेट था। तो किया जाता था कि आपके पास गाड़ी गई, आपका जो है ना, एक रात पहले आपका पूरा वोटिंग आई कार्ड ले लिया, और वो नेताजी के यहाँ पे जो एमएलए है वहाँ पे गया, सुबह गाड़ी जाएगी, आप सबको उठाएगा, सबको उसके बाद उसी रात में ही पैसा दे दिया जाएगा कि किसी दूसरे का पैसा ना पकड़े, और गाड़ी जाएगी, आपको ले आएगी पोलिंग बूथ के ठीक नज़दीक में, आपको आई कार्ड दिया जाएगा, वोट डाला आपने, अंदर वो आदमी है वो वॉच करता रहेगा, अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद जाइए, वो नेताजी के यहाँ फीस्ट लगा हुआ है, और उसके बाद वोट ऐसे खरीदे जाते हैं। अब तो यहाँ तक आ गई कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में किसी ने मुझे बताया कि एक समुदाय के लोगों की वो चिन्ह लगा दिया गया और पैसा दे दिया कि तुमको वोटिंग के लिए जाना ही नहीं है। तो ये सब तो
हथकंडे अपनाते जाते रहेंगे, इसका आपको बचाव करता है। अब कोई आदमी अपना वोट बेचने के लिए तैयार है तो आप कैसे रोक लेंगे? आप इसको कैसे इसको आप कैसे रोक लेंगे? यदि मैंने 4,000 रुपया लेके रात में ही लगवा लिया और कोई सुबह देखे तो बोला मैंने तो डाला है, सेल्फी भी खींच के डाल दिया, कैसे रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। अब हर घर में पुलिस थोड़ी लगाएंगे। और आज वो जो एक गोवा में मैंने देखा तो वो अब हर राज्य में होने लगा है। एक सर्टेन अमाउंट जो झुग्गी झोपड़ी इस सब में क्या होता है, वही होता है। तो कोई अपना मत बेच रहा है, उसको रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी चीज आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के वो कानून तो डिटरेंस होता है ना, कि खौफ होता है कि ये कानून बना हुआ है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आपको ये सजा मिल सकती है वॉल्यूशन करने पर। तो इंडिविजुअल को तो रोक लगाना, अगर कोई तय कर ले कि मुझे करप्ट होना है तो करप्ट हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर सिस्टम को साफ सुथरा करना है, जिसके में चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियां उस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं, तो उनके अंदर साफ सफाई जरूरी है। उनके अंदर नियम कायदे आने चाहिए और नियम कायदे स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ये नियम जो आया है जिसकी वजह से आज हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, ये बहुत ही मतलब जैसे आपने कहा ना ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है, सकारात्मक है और ये अच्छा मौका है अपने चुनावी सिस्टम को ठीक कर लेने का। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, हालांकि मैं नक्कार खाने में तूती की तरह मेरी वाणी है, लेकिन मैं तब भी बोलना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले ये होना चाहिए कि अगला चुनाव जो होगा वो साफ सुथरा होगा, वो पारदर्शी होगा, वो साफ सुथरा होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड पे होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इलेक्शंस में मुझे लगता है जो सुझाव, हाँ खत्म। तो आपने देखा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे किस तरह की चर्चा हुई और बहुत अच्छे सुझाव सामने आए हैं। सुमित सर ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बाबा ने और अजीत सर ने। तो उम्मीद है कि वैसे जैसे सुमित सर ने कहा कि नक्कार खाने में तूती, हो सकता है सरकार कुछ सुने और एक इनिशिएट करे, लोगों से सुझाव मांगे। इनफैक्ट हर पॉलिटिकल इसमें केवल बात बीजेपी की नहीं है, इसमें फायदा जिनको 10 रुपए भी मिल रहा है उनको भी किसी काम करने के लिए मिल रहा था ना। एक को 60 रुपए मिले, एक को रुपए मिले, तो जिसको 10 रुपए मिले उसको भी किसी कॉर्पोरेट हाउस से किसी फायदे के लिए मिला। तो ये पूरे सिस्टम को, हर राजनीतिक पार्टी को इस पर आना पड़ेगा कि साफ सुथरा करना है। तो चुनाव में पैसे का जो रोल है उसको ट्रांसपेरेंसी और कैसे उस पर एक जो गलत उसका इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगाने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आप भी अपने हमारे यूट्यूब उसमें कमेंट पे लिख करके अपने सुझाव दें, हम ताकि आगे उस पर और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।